नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे 3 जून शेड्यूल पेपर जो 3 जून का था वो बाकी रह गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, किस गुप्त शासक ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति का अंकन किया था? अर्थात गुप्त कालीन के समय जो मुद्रा थी उन पर पहले गरुड़ का जो चिन्ह था, उसके बाद में वहाँ पर जो मयूर की आकृति का अंकन प्रारंभ किया गया था। तो ये किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया गया था? इन अगर चारों में से बात करें तो ये कुमार गुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया गया था। गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति किसने प्रारंभ की थी सिक्कों पर? कुमार गुप्त प्रथम ने। दूसरा है, गुप्त काल में पश्चिम भारत का सर्वप्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? गुप्त काल में पश्चिम भारत का सर्वप्रथम बंदरगाह कौन सा था? भृगुकच्छु बंदरगाह है, वो पश्चिम भारत का सर्वप्रसिद्ध बंदरगाह था। और जो ताम्रलिप्ति है वो पूर्वी भारत का पश्चिम जो प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो भृगुकच्छु है, ताम्रलिप्त है, वो गुप्त काल के समय प्रसिद्ध बंदरगाह था। भृगुकच्छु है वो भड़ोच बंदरगाह भड़ोच के अंतर्गत आता है, जहाँ पर पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ये गुप्त काल के भड़ोच एवं ताम्रलिप्त दो प्रमुख बंदरगाह हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो जो दल बदल संबंधी जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन में भारत में जो संविधान में शामिल किया गया था। 52वां जो संविधान संशोधन है वो 1985 में हुआ था, और ये भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसके तहत दल बदल को रोकने के संबंधी प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसके मामले में पद से हटाने की पद्धति एक ही है? अर्थात किन जो इन तीनों में से किन की जो पद से हटाने की वो पद्धति है, प्रक्रिया है, वो एक जैसी है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रक्रिया वो एक जैसी ही प्रक्रिया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है और उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। तो इन दोनों की जो है वो प्रकृति पद्धति एक जैसी है। भारत के राष्ट्रपति की है वो सबसे अलग पद्धति है, उसे महाभियोग से हटाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 व 2 इसमें शामिल होगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, वो किस पर्वत श्रृंखला में? तो देखिए, भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वो केटू होती है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 जो मीटर है ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अर्थात इसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र भी बोलते हैं। ये हिमालय से थोड़ा ऊपर काराकोरम श्रेणी आती है जिसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं, उसमें स्थित है। और वर्तमान में जो पीओके होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें स्थित है ये जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611। अगर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो केटू चोटी है वो हिमालय में स्थित नहीं है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है जो ट्रांस हिमालय का भाग है, अर्थात हिमालय से ऊपर स्थित है। अगर प्रश्न आए कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो गई कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो हिमालय के अंदर स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न नंबर 6 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वे कौन से 2 राज्य हैं जिसमें वनावरण की कमी नहीं आई है? देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है, उसके अंतर्गत सभी राज्यों में लगभग वनावरण में कमी आई है, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें वनावरण में कमी नहीं आई है। वो 2 स्टेट है त्रिपुरा व असम। त्रिपुरा और असम 2 स्टेट ऐसे हैं जिसके वनावरण में कमी नहीं आई है। बाकी असम, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा, इन सभी में कमी आई है। त्रिपुरा व असम है जिनमें भारत वन स्थिति IFSR जो रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट जो स्टेट्स जो रिपोर्ट है 2019, उसके तहत त्रिपुरा एवं असम में वनावरण में वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो वह है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल है वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है।
प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है हवाला ग्राम, उदयपुर में स्थित है। ये राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है। सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ है सर्वाधिक आर्द्रता व वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक आर्द्रता व वर्षा वाला जिला झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है वो हो जाएगा कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला हो गया जयपुर। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई जिला हो गया श्री गंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला जयपुर, सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, और राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा। आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, अर्थात कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जैसलमेर के भाटी राजवंश राजपूतों की यादव शाखा से संबंधित था, बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। सुरक्षा घेरे की नीति का प्रतिपादन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ये बिल्कुल गलत कथन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है। 1833 में लॉर्ड विलियम जो बेंटिक बना था वो था। सुरक्षा घेरे की नीति का संबंध इनसे नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि सुरक्षा घेरे की नीति का संबंध फिर किस गवर्नर जनरल से था। राजस्थान में लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम भरतपुर रियासत से सहायक संधि की थी, बिल्कुल ये भी सत्य है। 1803 की जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेजली ने ही की थी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सुरक्षा घेरे की नीति है वो किस गवर्नर जनरल ने प्रतिपादन किया था। चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो अगर चंपानेर की संधि की बात करें तो ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। 1556 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि हुई थी। 1456 ईस्वी में हुई थी। 1556 नहीं, महाराणा कुंभा का काल था 1433 से 1468 के बीच मध्य महाराणा कुंभा का काल था। तो जो महाराणा कुंभा की जो चंपानेर की संधि हुई थी वो 1456 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य हुई थी। इन दोनों ने मिलकर कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि की थी। तो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन था और मांडू के सुल्तान महमूद था। देखिए, इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए किस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, मांडू के सुल्तान महमूद शाह। गुजरात महाराणा कुंभा, ये दो तो चलो आपको पता होगा कि कुंभा के विरुद्ध की गई, तो ये दो तो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का जो कुतुबुद्दीन है उसका नाम याद रखना जरूरी है। तो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के ने मिलकर चंपानेर की संधि कुंभा के विरुद्ध की थी 1456 ईस्वी में। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो अभी वर्तमान में 62 वर्ष है। जो पहले 60 वर्ष थी उसको 15वें संविधान संशोधन में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितने वर्ष है। हाई कोर्ट के 12 वर्ष है वर्तमान में, ये 15वें संविधान संशोधन में की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में कितने वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। भारत की प्रथम महिला जज व प्रथम महिला हाईकोर्ट जज मीरा। तो देखिए, अगर इसमें बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो लीला सेठ नहीं थी। तो इसमें जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला जज व प्रथम महिला हाईकोर्ट जज मीरा पर दूसरा कथन भी गलत है। इसमें न तो एक और न दो हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है वो जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज की अगर बात करें तो मीरा साहब थी, फातिमा बीबी। और भारत की प्रथम महिला जज, अगर भारत की प्रथम महिला जज की बात करें वह प्रथम महिला हाईकोर्ट जज, अर्थात भारत की प्रथम महिला जज जो किसी भी हाईकोर्ट में जज बनी थी तो वो अन्ना चांडी थी। और भारत सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम जज थी वो तो फातिमा बीबी थी। और भारत की प्रथम जज या किसी भी हाईकोर्ट के प्रथम जज की अगर बात करें तो वो अन्ना चांडी थी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
जैसे बात करें राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसका दायित्व का निर्वहन मुख्यमंत्री करता है, तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल की अगर अनुपस्थिति होती है तो उसके दायित्व का निर्वहन मुख्यमंत्री नहीं करता है। मुख्यमंत्री एक राजनीतिक पद होता है और राज्यपाल एक प्रशासनिक पद होता है, इसलिए पहला ही कथन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। फिर भी बाकी कथनों की अगर बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सत्य है। अगर किसी आरपीएससी अर्थात आरपीएससी जैसे किसी भी पीएससी जो लोक सेवा आयोग है किसी भी स्टेट का अगर हो, तो उसकी जो नियुक्ति है उसी स्टेट के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन यदि किसी 2 स्टेट के अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष जो होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल सचिवालय की राजनीतिक प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। मुख्यमंत्री के दायित्व का उल्लेख 167 में किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री के जो राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है सूचना जो उपलब्ध करवाने का, वो आर्टिकल 167 के तहत उसके उत्तरदायित्व या उनके कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालूपा स्तूप की आकृति है वो महिलाओं के हेयरपिन के समान होती है। तो किस प्रकार के बालूका स्तूप है, इनकी आकृति महिलाओं के जो हेयरपिन के समान होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, पैराबोलिक बालूका स्तूप है, इसकी आकृति महिलाओं के हेयरपिन के समान होती है। प्रश्न नंबर जो एंटोनिम्स बताना है 16 में, ओवर का एंटोनिम्स क्या होगा। तो ओवर का एंटोनिम्स अगर बात करें तो अंडर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, गिव द राइट मीनिंग ऑफ इडियम्स किथ एंड किन। किथ एंड किन का जो इडियम्स है वो क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा न्यू रिलेटिव, नए संबंध स्थापित करना। किथ एंड किन, नई रिश्तेदारी स्थापित करना। निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें अगर अशुद्ध वाक्य की बात करें, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, बिल्कुल सत्य है। वह बाजार में सब्जी लाने गया, ये भी सत्य है। मेरी राय में आप चले जाइए, ये भी शुद्ध वाक्य है। हम अपनी कक्षा में गए, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी कक्षा में गए ये शुद्ध होता है। हम हमारी कक्षा में गए, यहाँ पर हमारी नहीं आएगा, अपनी शब्द आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यदि गैजेट के लिए अगर सही पारिभाषिक शब्द की बात करें तो वो है राजपत्र। गैजेटेड की अगर बात करें तो हो गया राजपत्रित, और गैजेटेड नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो हो गया राजपत्र। गैजेट नोटिफिकेशन की बात करें तो राजपत्र अधिसूचना। गैजेटेड की बात करें तो हो गया राजपत्रित, और सिर्फ गैजेट की बात करें तो हो गया राजपत्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो हो गया ए, राजपत्र। प्रश्न नंबर 20 है, मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न है इसमें 4, 9, 16 और 36 आएगा। तो नेक्स्ट आएगा 49 स्क्वायर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इजी प्रश्न है। 567, 199, 63 और 21 ये सभी आपस में 3 से मल्टीप्लाइड है। इसमें 3 का भाग दिया तो 189, इसमें 3 का भाग दिया 63, इसमें 3 का भाग दिया 21 और इसमें 3 का भाग दिया तो 7 हमारा आंसर आएगा। इसमें अगर बात करें तो देखिए 4, 2 का स्क्वायर 4 - 1 हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 + 1 हो जाएगा 10। 4 का स्क्वायर 16 - 1 हो जाएगा 15, एंड 5 का स्क्वायर 25 - 1 हो जाएगा 25 + 1 हो जाएगा 26। अर्थात एक बार स्क्वायर -1, दूसरी बार स्क्वायर +1, तीसरी बार स्क्वायर -1 और चौथी बार स्क्वायर +1। उसी तरह अगर बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 और -1 हो जाएगा 35। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 के दर से नींबू तथा 3 रुपये में 5 के दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 रुपये में खरीदता है, 2 की दर से बेचता है, 3 रुपये में खरीदता है और 5 की दर से बेचता है। उसका अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो देखिए 5 रुपये इसका सीपी हो गया, 6 रुपये इसके एसपी हो गया। इसके 5 रुपये पर 1 रुपये इसका लाभ हो गया। आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 1/5 × 100 कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत की अगर बात करें तो यह 20% हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक खिलौने को 10.80 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो।
इजी प्रश्न है, क्योंकि अगर 10% हानि होती है बेचने पर तो इसका जो 90 बराबर 10.180, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में 20% लाभ के लिए अगर ज्ञात करना है तो 10.0 अपॉन 90 इंटू 20% लाभ की अगर बात करें 120। इस तरीके से अगर इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.40। प्रश्न नंबर 25 है, MS एक्सेल में रिबन की व्यू टैब में ग्रुप नहीं है। देखिए, अगर रिबन की व्यू टैब MS एक्सेल की बात कर रहा है, MS एक्सेल में जो रिबन होता है उसकी जो कौन सी टैब है, व्यू टैब में कौन सा जो ग्रुप है वो शामिल नहीं होता है। तो व्यू टैब में प्रिंट्स ग्रुप है वो शामिल नहीं होता। व्यू टैब में जूम शामिल होता है, विंडो शामिल होता है, वर्कबुक व्यू शामिल होता है, प्रिंट व्यू जिसमें शामिल नहीं होता है। देखिए, व्यू टैब है, इसमें वर्कबुक व्यूज 102, जूम 3, विंडो 4 व मैक्रोज 5, ये 5 जो टैब शामिल होते हैं। 5 ऑप्शंस होते हैं कौन सी टैब में, व्यू टैब में। MS एक्सेल की व्यू टैब में 5 ऑप्शन होते हैं, जबकि MS वर्ड की व्यू टैब है उसमें अलग ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।